द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास की सबसे भयानक और अभिशापित युद्ध घटनाओं में से एक था। यह युद्ध 1939 से 1945 तक चला। मानव इतिहास के सबसे घातक और सबसे विनाशकारी युद्ध में 5 से 6 करोड़ लोगों की जानें चली गईं। लाखों लोग विस्थापित हो गए और युद्ध के बाद के मुकदमों में $1 ट्रिलियन से अधिक की लागत आई। उस समय अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय लागत 341 बिलियन से अधिक थी। ग्रेट ब्रिटेन और पोलैंड में लगभग 1/3 घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए और साथ ही फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड और युगोस्लाविया में भी लगभग हर 5वां घर क्षतिग्रस्त हो गया। जर्मनी के 49 सबसे बड़े शहरों में लगभग 40% घर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए और पश्चिमी सोवियत संघ में विनाश और भी अधिक था। लेकिन इस युद्ध के समय ब्रिटेन के एक युवक एलन ट्यूरिंग ने इस युद्ध के मार्ग को कुछ हद तक बदल दिया था। अगर एलन ट्यूरिंग ना होते तो दुनिया के इतिहास में एक दूसरी टाइमलाइन बन जाती। उनके बिना कंप्यूटर विज्ञान और गणित में बड़ी प्रगति नहीं होती। दूसरे विश्व युद्ध के समय उनके योगदान के बिना एनिग्मा कोड को तोड़ने में मुश्किल होती और शायद ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता। उनकी तार्किक बुद्धि ने कंप्यूटर विज्ञान की दुनिया में नए रास्ते खोले और उसे विकसित किया। ट्यूरिंग के योगदान के बिना कंप्यूटर तकनीक के विकास में विलंब होता और हमारे समक्ष आधुनिक तकनीक और विज्ञान की प्रगति असंभव हो सकती थी। उनकी अवधारणाओं, उपलब्धियों और योगदान ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी को सुखद बनाया और इसीलिए उनकी स्मृति सदैव हमारे दिलों में बसी रहेगी। 1936 की सर्दियों के दौरान एलन मैथिसन ट्यूरिंग नामक एक युवा ने गणितीय तर्क पर एक छोटा सा आलेख प्रकाशित किया। उस समय ट्यूरिंग की उम्र केवल 24 वर्ष थी। शुरुआत में ट्यूरिंग का काम दुनिया भर के 1 दर्जन से ज्यादा गणितज्ञों के लिए उपयोगी साबित हुआ और उन्होंने इस आलेख के शीर्षक को पढ़कर इसके बारे में और जानना चाहा। हालांकि बाद में ट्यूरिंग के काम का तार्किक और वैचारिक हिस्सा भी प्रकट हुआ और यह कंप्यूटर विज्ञान के विकास में मील का पत्थर बन गया, जैसा कि बूल और शैनन के साथ हुआ था। अपने आलेख में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर के संदर्भ में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ ही खुद को पूरी तरह से तार्किक और गणित पर आधारित करते हुए इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले जिसने आधुनिक कंप्यूटरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी हमारी सोच और तार्किक क्षमता पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ता है। आज की तारीख में जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं वह वास्तव में ट्यूरिंग की सार्वभौमिक मशीन यानी ट्यूरिंग्स यूनिवर्सल मशीन का ही एक संस्करण है। और आज ट्यूरिंग के कंप्यूटर से अलग हटकर किसी और कंप्यूटर के बारे में सोचना या उसे बनाना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे ही हम कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं वैसे ही हमारी सोच अपने आप ट्यूरिंग की मशीन के ऊपर आकर टिक जाती है। आज कोई भी अपने घर पर अलग अलग कंप्यूटर होने की कल्पना नहीं कर सकता। एक कंप्यूटर टाइपिंग के लिए, एक लेखांकन के लिए, एक शतरंज खेलने के लिए, एक गाने सुनने के लिए और एक हमारी दूसरी गतिविधियों के लिए। इसका कारण यह है कि हमारा कंप्यूटर ट्यूरिंग यूनिवर्सल मशीन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी प्रणाली जो अनगिनत मशीनों की नकल कर सकती है, जिसमें टाइपराइटर, कैलकुलेटर और शतरंज के बोर्ड शामिल हैं। जब कंप्यूटर विज्ञान अपनी प्रारंभिक अवस्था में था तब भी सोचने का यह तरीका एक सामान्य सोच से बहुत दूर था, क्योंकि तब कंप्यूटर एक समय में एक ही कार्य के लिए बनाया जाता था, क्योंकि गणित की भी एक अपनी क्षमता थी और इसी वजह से कंप्यूटर को उसके प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर आने का मौका नहीं मिल पाया, यानी कि यह वह सीमा पार नहीं कर पाया
जो इसे शुरुआत में ही कर लेनी चाहिए थी। वैचारिक रूप से ट्यूरिंग द्वारा वर्णित यूनिवर्सल मशीन वह प्रणाली है जिसमें प्रतीकों का एक सेट शामिल है, एक ऐसा उपकरण जो प्रतीक हैंडलर के रूप में कार्य करता है और कुछ पूर्व निर्धारित नियमों की एक श्रृंखला। यह नियम किसी भी सिस्टम की कार्य प्रणाली के अनुसार प्रतीकों के मूल्यों को बदलते रहते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कि एक कंप्यूटर में टाइपिंग करते वक्त यह प्रतीक टाइपिंग के नियमों के अनुसार कार्य करेंगे और साथ ही साथ जैसे ही शतरंज का खेल शुरू होगा वैसे ही यह शतरंज के खेल के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे। नियमों को बदलकर डिवाइस का तार्किक व्यवहार यानी लॉजिकल बिहेवियर भी बदल जाता है। इसका एक उदाहरण एबेकस हो सकता है, जिसमें हम एबेकस के मोतियों का उपयोग करने के नियमों को बदलकर गुणा या जमा एक ही उपकरण से कर सकते हैं। और इसी तरह ट्यूरिंग ने यह प्रदर्शित किया कि प्रतीकों को नियंत्रित करने के तरीके के आधार पर मशीनों में भी अलग अलग प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा सकता है और उनको संभाला भी जा सकता है। उदाहरण के लिए गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस अर्थात 0 से 9 तक के अंक और आपके द्वारा चुने गए ऑपरेशन जैसे जोड़ना, घटाना या गुणा करना, इनके आधार पर विभिन्न नियम लागू हो जाते हैं। एक कंप्यूटर न केवल सर्किट का एक सेट है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी मशीन की परिभाषा इन सर्किटों के सेट के ऊपर ही निर्भर करती है। यह सर्किट ही बताते हैं कि कब और कैसे किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल करना है। ट्यूरिंग अपने उद्देश्य में सफल हुए थे क्योंकि उन्होंने प्रदर्शित किया था कि एक एकल उपकरण अनगिनत मशीनों के कार्य कर सकता है, जिनमें से प्रत्येक डिवाइस के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले निर्देशों को बदलकर किसी भी दूसरी प्रणाली की नकल की जा सकती है। आज एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विचार सच प्रतीत हो सकता है जो एक मशीन के व्यवहार को बदल दे। हालांकि पहले इस तरीके के विचार लोगों के दिमाग में नहीं आते थे। पहले ऐसा सोचा जाता था कि एक मशीन एक ही काम कर सकती है, लेकिन हमें बस एक यूनिवर्सल मशीन के विचार की आदत डालने की जरूरत है। एक ऐसी मशीन जो एक होकर भी कई मशीनों का काम एक साथ कर सके। आज का कंप्यूटर भी वही मशीन है। इसके अलावा भी कुछ मशीनें हैं जो कि अपने कार्य के नियमों को बदलकर दूसरी मशीनों के कार्य भी कर सकती है, जैसे खाद्य मिक्सर या फिर एक वीडियो रिकॉर्डर या फिर मोटरसाइकिल, जिनको इनके मूल रूप में उपयोग में लेने के बाद भी इनकी कार्य प्रणाली में अगर थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो हम इन्हें दूसरी मशीनों में बदल सकते हैं, या यूं कहिए कि दूसरी मशीनों की तरह से इनसे काम लिया जा सकता है। चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल मशीन का विचार, जो आविष्कारक की मृत्यु के बाद वर्षों तक भुला दिया गया था, वह ट्यूरिंग के मामले से काफी मिलता जुलता था। चार्ल्स बेबेज, जो अपने समय की तकनीकी सीमाओं से बहुत आगे थे, इन्होंने मैकेनिक्स की भाषा का उपयोग करके एक सार्वभौमिक प्रोग्राम कैलकुलेटर के ऊपर अपने विचारों का वर्णन किया था। ट्रांजिस्टर के आविष्कार से 10 साल पहले और बेबेज के आविष्कारों के 100 साल बाद ट्यूरिंग ने एनालिटिकल मशीन के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि वह इस मशीन के अलावा भी कुछ बनाना चाहते थे। उन्होंने अपना मार्ग कहीं और चुना और उन्होंने लॉजिक्स एंड मैथमेटिक्स की भाषा का चुनाव किया। ट्यूरिंग ने अपने यूनिवर्सल सिंबल हैंडलर के काम करने के पीछे के तर्क के बारे में बताया और इस तरह से उन्होंने अपने काम को भविष्य के उन इंजीनियरों के ऊपर छोड़ दिया जिन्होंने बूल और शैनन के काम पर भी काम किया और ट्यूरिंग के प्रतीकों को अपनाने का भी काम किया। और आगे चलकर यह निर्णय भी लिया गया कि बूल के बनाए प्रतीक 0 और 1 को विद्युत की उपस्थिति और अनुपस्थिति दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह से यह प्रतीक हैंडलर ही माइक्रोप्रोसेसर होगा। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने एलन ट्यूरिंग के विचारों में रुचि विकसित की। गणितज्ञों और वैज्ञानिकों की एक टीम, जिसे कोड ब्रेकर्स के रूप में भी जाना जाता था,
इनको ब्रिटिश खुफिया सेवा द्वारा एक शीर्ष गुप्त सैन्य परियोजना बनाने के लिए भर्ती किया गया था, जिसका कोड नाम था अल्ट्रा। यह सब तब शुरू हुआ जब एक बहुत ही शक्तिशाली क्रिप्टोग्राफिक मशीन का इस्तेमाल किया गया, जो नाजी सेना द्वारा कोड किए गए संदेशों के निर्माण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। इस जर्मन मशीन को लंदन में लाया गया था, लेकिन इसके कोडिंग तंत्र को तोड़ना उस समय के सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टोग्राफी विशेषज्ञों के लिए भी कठिन साबित हुआ। जर्मन कोडेड संदेशों के रहस्यों का खुलासा करने के लिए ब्रिटिश सेना के उच्च कमान ने एक शोध समूह बनाने का फैसला किया, जिसमें उस समय के सभी महान दिमाग शामिल थे, और जिसमें शामिल था वह 28 वर्षीय युवक एलन ट्यूरिंग। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालयों के बीच लंदन के पास बेलेचले पार्क में कड़ी निगरानी में एक विक्टोरियन इमारत में यह सारे कोड ब्रेकर्स इस रहस्य को सुलझाने के लिए कार्य करते थे। जर्मनी की क्रिप्टोग्राफी को तोड़ने के लिए कोड ब्रेकर्स का जवाब था कोलोसस। यह 1943 में बनाया गया एक कैलकुलेटर था, जिसने एलन ट्यूरिंग के कई विचारों को मूर्त रूप दिया। हालांकि यह अभी भी यूनिवर्सल मशीन की अवधारणा से काफी दूर था। कोलोसस ने क्रिप्टो एनालिसिस कार्यों को करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया, जो जर्मन संचार सुविधाओं के माध्यम से भेजे गए एन्क्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने में कोड ब्रेकर्स की सहायता करते थे। इसमें एक पूरा कमरा जो 5 मीटर लंबा, 3 मीटर गहरा और 2.5 मीटर ऊंचा था, और मुख्य रूप से डाकघर के टेलीफोन और टेलीग्राफ सिस्टम के लिए उपयोग किए जाने वाले भागों से बनाया गया था। एक फोटो इलेक्ट्रिक सिस्टम के माध्यम से कोलोसस एक टेलीप्रिंटर टेप के डेटा को पढ़ सकता था, जिसमें 5000 संदेश प्रति सेकंड की दर से आते रहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोलोसस ने जर्मन कोडेड संदेशों को समझना जारी रखा, जिन्हें नाजियों ने बेहद तसल्ली और छुपाकर भेजा। उस समय बहुत कम लोग जानते थे कि उन संदेशों को पढ़ा जा रहा था, और इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए ट्यूरिंग को धन्यवाद देना चाहिए, जो अभी तक 30 साल के भी नहीं हुए थे। बेलेचले पार्क के कोड ब्रेकर्स की प्रतिभा ने शायद द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम का फैसला किया, हालांकि इसे कई सालों तक गुप्त रखा गया था। 6 जून 1944 का वह दिन, जिसे डी डे के नाम से भी जाना जाता है, जब उत्तरी फ्रांस पर नॉर्मैंडी के माध्यम से कब्जा करने की कोशिश शुरू हो गई थी। लेकिन आज भी बहुत से लोग डी डे को बहुत कम याद करते हैं, लेकिन वे उन वैज्ञानिकों की पहचान कर सकते हैं जिन्होंने मित्र राष्ट्रों को दुश्मन के कोडेड संदेशों को वायर टैप करने की अनुमति दी थी, और जिससे मित्र देशों की सेनाओं का नॉर्मैंडी के समुद्र तटों पर उतरना असंभव हो गया। और इस तरह से एक छोटे से लोगों के समूह ने, जो कि लॉजिक, गणना और गणित में निपुण थे, इन्होंने विश्व युद्ध के इतिहास में पूरी मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण पन्ना लिखा। हालांकि इस तथ्य में एक कड़वी विडंबना यह है कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका आज भी काफी हद तक अज्ञात बनी हुई है, और आज भी इनके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। कोलोसस का अस्तित्व 1970 तक एक रहस्य बना रहा, और इस डिक्रिप्शन एल्गोरिदम को 1995 से पहले सार्वजनिक नहीं किया गया। कोलोसस की एक प्रति को अभी भी ब्लेचले पार्क में विशेष रूप से इसके लिए बनाए गए संग्रहालय में स्थापित कर रखा है। युद्ध के बाद ट्यूरिंग ने अपने वैज्ञानिक करियर के दौरान अपने दूसरे लेखन को भी प्रकाशित किया, जो बाद में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कला की ओर पहला कदम था। ट्यूरिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन कंप्यूटिंग मशीनरी और बुद्धिमत्ता नामक 1950 का एक पेपर है, जो बिना किसी गणितीय सूत्र के एक सरल भाषा में लिखा गया है। यह सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन पर और साथ ही साथ कंप्यूटर विज्ञान के इतिहास और बाद के शोध पर एक नाटकीय प्रभाव डालने के लिए टिप्पणियों की एक श्रृंखला है। इस पत्र के अंत में वह लिखते हैं कि मैं इस सवाल पर विचार करने का प्रस्ताव कर सकता हूं कि क्या मशीनें सोच सकती हैं।
मशीनों की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए ट्यूरिंग पूरी तरह से तर्क के ऊपर निर्भर थे और इस वजह से ट्यूरिंग ने एक नकली खेल बनाया ताकि वह मशीनों की बुद्धिमत्ता को साबित कर सकें, जिसे बाद में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा ट्यूरिंग टेस्ट का नाम दिया गया था। इस नकली खेल को खेलने के लिए आपको कीबोर्ड या टेलीप्रिंटर में प्रश्नों की एक श्रृंखला टाइप करनी होती है या उन्हें केवल कागज के स्क्रैप पर लिखना होता है और दूसरे कमरे में वार्ताकारों से पूछना होता है, जिनके उत्तर केवल लिखित रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। आपको मिलने वाले उत्तरों के आधार पर यह पता लगाना होगा कि आपका कौन सा अदृश्य वार्ताकार एक इंसान है और कौन मशीन है जिसे स्वचालित उत्तर देने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ट्यूरिंग के अनुसार मशीन की बुद्धिमत्ता इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि किस तरह से मानव में मशीन को निर्णय लेने के लिए प्रोग्राम किया है और जिससे हम एक दीवार के पीछे यह पता नहीं लगा पाते कि हम किसी मशीन से बात कर रहे हैं या मानव से। इसी पत्र में ट्यूरिंग ने घोषणा की, मेरा मानना है कि लगभग 50 वर्षों के समय में कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाना संभव होगा ताकि वे नकल के इस खेल को इतनी अच्छी तरह से खेल सकें कि एक औसत पूछने वाले के पास 5 मिनट की पूछताछ के बाद भी सही पहचान बनाने का 70% से अधिक मौका ना हो। लेकिन जो मूल प्रश्न है, क्या मशीनें सोच सकती हैं, यह प्रश्न योग्य चर्चा के लिए बहुत ही व्यर्थ है। फिर भी मेरा मानना है कि सदी के अंत में सामान्य शिक्षा की राय में शब्दों के इस्तेमाल में इतना बदलाव आ गया होगा कि कोई भी मशीन के बारे में बिना सोचे समझे बोलने में सक्षम हो जाएगा। कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस के प्रकाशन के 50 साल से अधिक समय के बाद भी हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम कंप्यूटर के जितना नहीं सोच सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब हम कंप्यूटर के खिलाफ शतरंज का खेल खेलते हैं। वर्तमान या भविष्य में हमारे पास यह महसूस करने के अधिक से अधिक अवसर होंगे कि एलन ट्यूरिंग की सभी बातों में कुछ तो था जिसने कंप्यूटर के इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। ट्यूरिंग का 42 वर्ष की आयु में 7 जून 1954 को दुखद निधन हो गया। कई महान कलाकारों और वैज्ञानिकों की तरह ट्यूरिंग समलैंगिक थे। उनकी मृत्यु के समय ब्रिटेन में एक समलैंगिक विरोधी मिशन चलाया जा रहा था। समलैंगिक लोगों को सशस्त्र बलों और नागरिक और विदेशी सेवाओं से बाहर निकाला जा रहा था। इस होमोफोबिक वातावरण में सभी समलैंगिक पुरुषों को सुरक्षा जोखिम के रूप में जाना जाने लगा था। यह एक ऐसा समय था जब लोगों को समलैंगिक होने पर ब्लैकमेल किया जा रहा था और जब समलैंगिकता अवैध थी और इसके लिए उम्र कैद की सजा भी थी। ट्यूरिंग को समलैंगिकता की सजा देने के लिए उनकी वफादारी और देशभक्ति के ऊपर संदेह किया गया। उनकी सुरक्षा को वापस लिया गया और उन्हें जासूसी एजेंसी GCHQ में काम करने से भी रोक दिया गया। इसके पीछे जो कारण बताया गया था वह था कि सुरक्षा सेवाएं निश्चित रूप से इस बात से भयभीत थी कि ट्यूरिंग को उनके समलैंगिक होने की वजह से ब्लैकमेल किया जा सकता था और वह इस बात से चिंतित थे कि ट्यूरिंग सोवियत को जानकारी दे सकते हैं। 1950 में ब्रिटिश परमाणु वैज्ञानिक क्लॉस फुट्स को सोवियत संघ के परमाणु बम कार्यक्रम की सहायता के लिए दोषी ठहराया गया था और इसकी आंच ट्यूरिंग पर भी पड़ी। हालांकि सबूतों का एक भी ऐसा टुकड़ा नहीं था जो यह साबित कर सके कि ट्यूरिंग ने कभी ब्रिटेन को धोखा देने का विचार किया था। लेकिन सुरक्षा के बुखार में डूबे हुए लोगों ने अपनी एक अलग ही राय बना रखी थी। ट्यूरिंग जैसी प्रतिभा को भी भयंकर हिंसा का सामना करना पड़ा। उन्हें घोर अभद्रता के लिए गिरफ्तार किया गया और दोषी भी ठहराया गया। न्यायालय ने ट्यूरिंग को प्रोबेशन पर रखा, लेकिन वहां से जमानत के लिए भुगतान करने की कीमत बहुत अधिक थी। लेकिन उस समय के न्यायाधीशों को यह बात भी सही लगी थी कि कंप्यूटर विज्ञान के इतिहास की सबसे महान प्रतिभा को रासायनिक थेरेपी दी जाए और इसके बाद ट्यूरिंग को हार्मोन के इंजेक्शन भी दिए गए।
इतना सब होने के बाद भी ट्यूरिंग की देशभक्ति गतिविधियों को कभी उनके बचाव में आगे नहीं लाया गया। ट्यूरिंग ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को उन्हीं संस्थानों में बिताया जिनको ट्यूरिंग के द्वारा दी गई जानकारी से नष्ट किया गया था। हमें कभी पता नहीं चलेगा कि जून के उस दिन उनके दिमाग में क्या विचार आया जब उन्होंने अपने बिस्तर पर लेटे हुए एक सेब खाया जिसके ऊपर साइनाइड जहर लगा हुआ था। आज ट्यूरिंग जहां कहीं भी होंगे वह यह देखकर गर्व महसूस कर सकते हैं कि दुनिया अब उनकी यूनिवर्सल मशीनों से भरी पड़ी है और इंसानों के मुकाबले काफी अच्छा काम कर रही है।